डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल KB फिजिक्स 11। आज हम इस वीडियो में इंटीग्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से इंटीग्रेशन का यूज हम फिजिक्स में करते हैं और उसकी हेल्प से किस तरह से फिजिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले देखिए इंटीग्रेशन है क्या। एक्चुअल में इंटीग्रेशन का यूज फिजिक्स में सम फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है तो हमें ओरिजिनल फंक्शन पता करना है, तो भी हम इंटीग्रेशन की हेल्प से कर सकते हैं। तो यहां पर डेफिनेशन की तरह से दिया गया है कि इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। भाई डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, हम गिवन फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालते हैं। अब हमें यदि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट गिवन है, डेरिवेटिव गिवन है, तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे यदि उसका, तो हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता है। तो वही बताया गया है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। मैथमेटिकली समझें तो देखिए ये कोई फंक्शन है f(x), तो इसका हमने डेरिवेटिव निकाला d(f(x) अपॉन dx इज इक्वल टू सपोज f'(x) आया। f'(x) क्या है, फंक्शन f(x) का फर्स्ट डेरिवेटिव है f'(x). अब इस f'(x) को यदि हम इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन का साइन तो ये होता है, हमने क्या किया, f'(x) को इंटीग्रेट कर दिया तो हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। ओरिजिनल फंक्शन जो था हमारा वो क्या था, f(x) था। तो इस तरह से किसी भी फंक्शन का जब डेरिवेटिव गिवन होता है तो हम इंटीग्रेट करके ओरिजिनल फंक्शन ऑब्टेन कर लेते हैं। यहां पर एक टर्म c भी यूज करते हैं। c जो होता है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। इसको डिटेल में समझेंगे कि कब जो है इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट का यूज करेंगे, कब नहीं करेंगे। देखिए ऐसा होता है कि जब कोई फंक्शन गिवन है उसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो तो जीरो हो जाता है ना। तो इसीलिए उस पर्टिकुलर कांस्टेंट को पता करने के लिए ही हम यहां पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं। जैसे मान लिया दिया गया है कि y इज इक्वल टू x² + 2 दिया हुआ है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करें तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2x प्लस 0 हो जाएगा। अब ये तो हट गया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव यानी dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना दिया गया, 2x दिया गया है ना। अब हम इसकी हेल्प से, मतलब हमें क्या दिया गया है, ये डेरिवेटिव दिया गया है 2x, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 2x है और ओरिजिनल फंक्शन पता करना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x² + 2 नहीं आएगा, मतलब विशेष करके क्या है, 2 नहीं आएगा। इसका इंटीग्रेशन करके देखिए, x² तो आ जाएगा लेकिन 2 नहीं आएगा। उसी कांस्टेंट टर्म को पता करने के लिए ही हम जो है यहां पर इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट c का यूज करते हैं। सब जगह नहीं करते हैं, ये भी समझ लीजिए, सब जगह नहीं करते हैं। कब करते हैं इसको हम डिटेल में आगे समझते हैं। देखिए तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा है डेफिनिट इंटीग्रेशन। There are 2 types of the integration, definite, indefinite integration. When the limits of integration are not given, हमें इंटीग्रेशन की लिमिट दी होती है कि कहां से कहां तक वो जो वेरिएबल है वो वेरी कर रहा है। यदि ऐसा नहीं दिया हुआ है तो हमें वहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज करना पड़ता है। Here we use integration constant after integration। जैसे मान लिया f'(x) जो है किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, इसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने। अब लिमिट तो दी नहीं इसकी कि कहां से कहां तक x वेरी कर रहा है, तो उस केस में हम लिखेंगे f(x + c), c एक कांस्टेंट लगा देंगे।
अच्छा, दूसरे तरह का जो इंटीग्रेशन होता है वो डेफिनिट इंटीग्रेशन है। इसमें क्या होता है, लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन आर गिवन। तो यहां हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहां पर हमें मालूम है कि हमारा जो वेरिएबल है यहां पर, जैसे कि जो x है, वो कहां से कहां तक, किस वैल्यू से किस वैल्यू तक वेरी कर रहा है। हियर वी डू नॉट यूज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल देखिए, एफ डैश एक्स किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है ना। तो अब हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेशन की जो लिमिट है ए टू बी, यानी एक्स जो है वेरी कर रहा है ए से बी तक, तो इसका इंटीग्रेशन जो आएगा एफ डैश एक्स का वो एफ एक्स आ गया है ना, और हमने लिमिट यूज की ए टू बी। अब एक्स को रिप्लेस करेंगे उसकी लिमिट से, तो अपर लिमिट बी है, लोअर लिमिट ए है, तो यहां पर पहले अपर लिमिट यूज करते हैं, तो एफ बी, और माइनस एफ ए मतलब लोअर लिमिट। एक्स की जो वैल्यूज हैं, एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, उसके लिए अपर लिमिट पहले एक्स की जगह पर रखते हैं और माइनस फिर एक्स की जगह पर लोअर लिमिट रख देते हैं। तो इस तरह से हमें, यानी हम जो है डेफिनिट इंटीग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब हमें कुछ इससे रिलेटेड फार्मूले मालूम होने चाहिए, तो यहां पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट मेन फार्मूले नोट कर रखे हैं। सम बेसिक फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे बेसिक एक फार्मूला है कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका रिजल्ट आता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और क्योंकि हमने यहां पर लिमिट नहीं लगा रखी है तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज कर दिया। ठीक है, यहां पर कंडीशन होती है कि जो n है वो नॉट इक्वल टू -1, n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि कोई डेरिवेटिव इस तरह से दिया गया है 1 अपान एक्स, 1 अपान एक्स का मतलब हुआ x टू द पावर -1। इसका हमें इंटीग्रेशन इस रूल से नहीं करना है, यानी 1 अपान एक्स dx का यदि इंटीग्रेशन करना है तो इस रूल को नहीं अप्लाई करेंगे। इसके लिए अलग फार्मूला यहीं पर दिया गया है, और वो दिया गया है, देखिए ये दिया गया है 1 अपान एक्स dx, उसका इंटीग्रेशन log x प्लस सी होता है। भाई यहां पर हम यदि इसको देखें तो क्या मिल रहा है कि 1 अपान एक्स को लिख सकते हैं x टू द पावर -1 dx। तो इस रूल के अकॉर्डिंग इसको हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, उसके लिए हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो अब जो है दूसरा फार्मूला देखते हैं। ये जो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1 डॉट dx, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x टू द पावर 0 dx। भाई x टू द पावर 0 इक्वल टू 1। अब हम देखें कि हम इस एक्सप्रेशन को हम पहले रूल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, यानी x टू द पावर 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1, और इंटीग्रेट हो गया ये फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, प्लस कांस्टेंट लगा दिया, तो ये आ गया हमारा x प्लस सी। यही यहां पर लिखा गया है 1 इंटू dx इज इक्वल टू x प्लस सी, यानी सिंपल dx का इंटीग्रेशन करना है तो रिजल्ट आएगा x प्लस सी। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लीजिए। यहां पर देखिए इंटीग्रेशन साइन एक्स dx है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कॉस एक्स dx का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू होता है tan x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स dx इज इक्वल टू होता है log x प्लस सी, और e टू द पावर x, यानी कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है dx, उसका इंटीग्रेशन करना है तो e टू द पावर x प्लस सी आता है। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं जिनका कि हम फिजिक्स में यूज करेंगे इंटीग्रेशन निकालते समय। अब देखिए कुछ एप्लीकेशन की बात करते हैं। सम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स।
इफ द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज गिवन वी कैन फाइंड द ओरिजिनल फंक्शन। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि इंटीग्रेशन कहाँ पर यूज करेंगे, यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है। फिजिक्स में ऐसे बहुत जगह आते हैं जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव दिया होता है, तो हमें उस ओरिजिनल फंक्शन को पता करने के लिए इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे वेलोसिटी क्या है, वो पोजीशन का डेरिवेटिव है। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वेलोसिटी का डेरिवेटिव है ना। तो इस तरह से हम, यदि मान लिया हमें वेलोसिटी दी गई है तो हम पोजीशन पता कर लेंगे इंटीग्रेट करके, और यदि हमें एक्सेलरेशन गिवन है तो वेलोसिटी पता कर लेंगे इंटीग्रेशन की हेल्प से। तो वही बात यहां पर लिखी गई है भाई। यहां पर जब हम ऐसा रिलेशन दिया गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको देखिए जरा, इसको लिखेंगे dx इज इक्वल टू वी डी टी। अब इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। ऐसा करने पर हमें x की वैल्यू है, मतलब पोजीशन की वैल्यू पता लग जाएगी, है ना। तो इफ द एक्सेलरेशन इज गिवन वी कैन फाइंड द वेलोसिटी, एंड इफ द वेलोसिटी इज गिवन वी कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। ये dx से dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, और जैसी भी लिमिट दी गई होंगी उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पिक्टोरियली हम इसको समझें तो देखिए, हमने डिफरेंशिएशन का ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर यदि मान लिया जब पोजीशन गिवन होती है तो उसको डिफरेंशिएशन करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है। अच्छा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। तो ये तो बात हुई डिफरेंशिएशन की। अब मान लिया एक्सेलरेशन गिवन है, ये गिवन है, तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो पोजीशन पता लग जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए ये बात क्लियर हो जाती है कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्सल है, मतलब उसका समझो अपोजिट है, रिवर्स है, रिवर्स प्रोसेस है। ये डायरेक्ट प्रोसेस हो गया इंटीग्रेशन में। अब एक्सेलरेशन से हम पोजीशन कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करते रहिए, है ना। तो इस तरह से ये बात क्लियर हो जाती है कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस भी है। अब स्पेसिफिकली हम कुछ बात करें फिजिक्स से रिलेटेड, जैसे ये है कि इन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, या कोई एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है, वी कैन फाइंड चेंज इन वेलोसिटी बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर एटी ग्राफ। मान लीजिए कोई भी एटी ग्राफ गिवन होगा किसी प्रॉब्लम में, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है, ऐसा कुछ गिवन है, तो हमें चेंज इन वेलोसिटी पता करनी है। टाइम इंटरवल हमें गिवन होगा कि किस टाइम इंटरवल से किस टाइम इंटरवल के बीच में चेंज इन वेलोसिटी पता करनी है। टाइम टी की वैल्यू यहां गिवन है, मान लिया टी इज इक्वल टू 2 से 4 सेकेंड के बीच में चेंज वेलोसिटी क्या होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। और वो कैसे कि इसका एरिया निकाल करके, इस ग्राफ एटी ग्राफ जो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया आ रहा है ये 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में, वो पता करने के करेंगे तो हमें चेंज इन वेलोसिटी पता लग जाएगी। देखिए जैसा यहां करेंगे वैसे ही इस दूसरी वाली फिगर में भी करने वाले हैं। तो ये दूसरा जो फिगर है वो है क्या, डी में दिया गया इन फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। यदि हमारे पास फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन है तो वी कैन फाइंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट का। ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट का कोई गिवन है। अब हमें क्या पता करना है, वर्क डन पता करना है। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो उसके लिए हम समझे कि ये मान लिया एक स्ट्रिप हमने ली और इससे करस्पॉन्डिंग फोर्स की वैल्यू एफ एक्स है यहां पर, और इसकी स्ट्रिप की थिकनेस जो है वो कितनी है, डी एक्स है। इस तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, इस स्ट्रिप का एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, एफ एक्स लेंथ हो गई और ब्रेथ डी एक्स हो गई, तो ये एरिया निकल गया।
और फोर्स और है क्या, ये देखिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो है, ये स्मॉल वर्क डन आ गया dw। अब हमें जो लिमिट दी गई है, यानी x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, x इज इक्वल टू ए से लगाकर x इज इक्वल टू बी तक वेरी कर रहा है। पोजीशन कहां से कहां वेरी कर रही है ये भी गिवन है, मतलब लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन गिवन है। तो अब इस एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें इसके अंदर का एरिया पता लग जाएगा और वही टोटल वर्क डन होगा बाय द वेरिएबल फोर्स। तो हमारा यहां पर ये आया dw इज इक्वल टू आया एफ एक्स dx। इंटीग्रेट किया, इधर dw का इंटीग्रेशन w हो गया, नेट वर्क डन, और लिमिट a टू b एफ एक्स dx। तो इस तरह से हम जो ये इसको सॉल्व करेंगे, जो हमारे रूल्स हैं, फार्मूलाज हैं, और लिमिट का यूज करेंगे जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, तो हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पता कर लेंगे। तो इन जनरल वी कैन फाइंड द सम यूजिंग द इंटीग्रेशन प्रोसेस। तो कई बार फिजिक्स में क्या होता है कि सम निकालना है तो इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, यहां भी तो हम यही कर रहे हैं भाई। हमने एरिया अंडर द दिस एफ एक्स ग्राफ निकालना है, तो हमने क्या किया, एक छोटी सी स्ट्रिप ली, उसका एरिया एफ एक्स डी एक्स आया। इस तरह से पूरा ए से बी तक का जो एरिया है अंडर दिस कर्व, उसको स्मॉल स्ट्रिप्स में हम चेंज करें। एक स्ट्रिप ए हो गई, दूसरी स्ट्रिप ए हो गई, मतलब पूरा एरिया जो है इन स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दें और फिर सभी स्ट्रिप्स का एरिया निकालें और ऐड कर दें। वो तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो वही काम हम इंटीग्रेशन की हेल्प से कर रहे हैं। हमने एक स्ट्रिप लेकर के स्मॉल एरिया पता किया तो वर्क डन, स्मॉल वर्क डन पता लग गया, इंटीग्रेशन कर देंगे विद इन द लिमिट, हम पता कर लेंगे कि वर्क डन क्या होगा बाय द वेरिएबल फोर्स। अब हम स्पेसिफिकली एग्जांपल पे आते हैं कि किस तरह से फिजिक्स में इसका यूज होगा। देखिए, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज गिवन बाय a इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन यहां पर गिवन है, a इज इक्वल टू गिवन है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, वेयर टाइम t इज इन सेकंड इफ द पार्टिकल स्टार्ट विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है 2 मीटर पर सेकंड एट t इज इक्वल टू 0, फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 3 सेकंड। यानी हमें फाइनल वेलोसिटी पता करनी है 3 सेकंड के बाद, t इज इक्वल टू 3 सेकंड है। मतलब टाइम जो दिया गया है 0 to 3 सेकंड है, मतलब ये लिमिट्स हैं इंटीग्रेशन की, और हमें फाइनल वेलोसिटी 3 सेकंड के बाद क्या होगी ये हमें पता करना है। ये 3 सेकंड लिखा हुआ है, 3 सेकंड। एक्सेलरेशन होता क्या है, ये होता है वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव, हम इसको ऐसे लिख दिया है ना, टी को इधर भेज, dt को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस इंटू dt प्लस 2t इंटू dt प्लस 2 इंटू dt। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स हमें मालूम है। तो देखिए ये हो गया u से v वेलोसिटी चेंज होनी है और dv हो गया। सभी जो 3 टर्म्स हैं इन तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट वही यूज करेंगे जो टाइम की दी गई है 0 to 3 सेकेंड। लिख देते हैं एक बार टी स्क्वायर इंटू डी टी प्लस 0 to 3 सेकेंड 2t इंटू डी टी प्लस 0 to 3 सेकेंड 2 इंटू डी टी। अब हम जो हमारा रूल था इंटीग्रेशन का उसका यूज करेंगे, और वो रूल क्या है, इंटीग्रेशन x टू द पावर n इज इक्वल टू होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ कॉन्स्टेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो देखिएगा इस dv का इंटीग्रेशन जो है, यहां पर देखिए इन फाइनल वेलोसिटी हमें पता करनी है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 2, u की वैल्यू 2 गिवन है, तो यहां पर dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v और लिमिट हो जाएगी 2 से v तक फाइनल वेलोसिटी निकालनी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर है, 3 हम बाहर निकाल सकते हैं, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन इसी मेथड से करेंगे तो हमें मिलेगा t की पावर कितनी 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 और लिमिट है 0 to 3 प्लस, यहां देखिए यहां भी 2 बाहर निकाल सकते हैं
और t इंटू डी टी है तो t की पावर 1 है यहाँ पर, तो t की पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 और लिमिट 0 टू 3 प्लस लास्ट टर्म है तो ये इसका भी 2 बाहर निकाल लेते हैं और dt को इंटीग्रेट करेंगे तो dt का इंटीग्रेशन तो t ही हो जाएगा, इसको डिटेल में हम नहीं लिख रहे हैं, तो ये आया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा, देखिए अपर लिमिट पहले यूज करते, b को b से रिप्लेस किया, माइनस b को 2 से रिप्लेस किया, तो ये हो गया 3। ये क्या आया, इसको एक बार लिख लेते हैं, ये t क्यूब अपान 3 हो गया, है ना। और लिमिट हमें यूज करनी है 0 टू 3 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर अपान 2 0 टू 3 प्लस 2। यहां पर खास कुछ नहीं करना है, तो ये हम यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। अपर लिमिट से t को रिप्लेस किया 3 माइनस 0। यहां पर देखिए b माइनस 2 इक्वल टू, ये 3 बाहर आ सकता है तो 3 अपान 3 हो जाएगा। अब t की पावर 3 है, उसको 3 से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर 3 है तो 3 टू द पावर 3 हो गया, माइनस लोअर लिमिट 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 अपान 2 किया, t स्क्वायर है तो t की जगह तो 3 लिखना है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 0 प्लस ये 3 2 जा 6 हो गया। अब ये तो कट गया तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 9 प्लस 6, 2 को उधर भेज दीजिए तो v इक्वल टू हो जाएगा 27 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 2। ये रिजल्ट आ गया। फाइनल वेलोसिटी हमें पता कर ली है, पता हो गई है, तो 8 और ये ऐड करेंगे तो आ जाएगा 44 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम फिजिक्स में जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे यूजिंग द इंटीग्रेशन। तो यहां पर वेलोसिटी गिवन, सॉरी एक्सेलरेशन गिवन था। एक्सेलरेशन का मतलब वो वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है एक्सेलरेशन, है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो हमें ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी गिवन था और उसकी हेल्प से हमने क्या निकाल लिया कि वेलोसिटी पता कर ली, है ना। एक्सेलरेशन क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन एक और इसी तरह का, dy by dx is equal to 4x cube plus 3x square, find the value of y when x varies from 1 to 2। ये लिमिट गिवन है, हमें दिया हुआ है dy by dx is equal to दिया गया 4x cube plus 3x square, यानी dy इज इक्वल टू हो गया, dx को उधर ले जाइए 4x क्यूब इंटू dx प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx, इंटीग्रेट कर दीजिए। लिमिट हमें मालूम है तो इसका तो इंटीग्रेशन जो है dy का इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए सब जगह। इसकी लिमिट x कहां से कहां वेरी कर रहा है, x का वेरिएशन गिवन है 1 से 2, 1 से 2। तो इधर जिधर लिमिट दी गई है जिस वेरिएबल की वही यूज करेंगे, y की तो हमें निकालनी y की वैल्यू, तो dy का इंटीग्रेशन जो है y हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर x टू द पावर 4 है तो कौन सा रूल लग रहा है, वही x टू द पावर n dx लग रहा है, तो x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 से करेंगे इसको इंटीग्रेट, तो 4 तो रहेगा, ये हो जाएगा x टू द पावर 4 अपान 4 और लिमिट क्या है 1 से 2 प्लस 3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा x टू द पावर 3 अपान 3 लिमिट 1 से 2। क्योंकि यहाँ ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है इसलिए हम यहाँ पर कांस्टेंट यूज नहीं कर रहे हैं, है ना। आगे देखिए तो y इज इक्वल टू हो गया, 4 को बाहर निकाल लीजिए तो 4 अपान 4 और ये हो जाएगा x टू द पावर 4 1 टू 2 प्लस 3 इंटू 3 अपान 3 x टू द पावर 3 1 टू 2। ठीक है, अब ये कट गया तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए
अपर लिमिट पहले निकालें, 2 to the power 4 माइनस 1 to the power 4 प्लस 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 2 to the 4 और 4 4 16 माइनस 1 प्लस 8 माइनस 1। तो ये हो जाएगा कितना 15 प्लस 7, तो ये हो गया 22। तो ये 22 आंसर आ गया, है ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखें जिसमें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस 5x गिवन है। तो इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x वेरीज फ्रॉम 0 to 30 डिग्री, है ना। तो यहां पर भी वही प्रोसेस यूज करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस 5x। तो dy इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस 5x dx। इंटीग्रेट करिए, dy इज इक्वल टू लिमिट दी गई है 0 डिग्री टू 30 डिग्री, 0 डिग्री टू 30 डिग्री और cos 5x dx, ठीक है। ये तो हो जाएगा भाई cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और यहां पर 5x है, तो हालांकि ये वहां पर फार्मूले में नहीं था, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x अपॉन 5 और लिमिट 0 to 30 डिग्री। अब इसमें हम लिमिट को यूज करें तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5 बाहर निकाल लीजिए, तो साइन 30 डिग्री माइनस साइन 0 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, 1/5 इंटू 1/2 ये तो 0 हो गया, तो इस तरह से 1/10 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन 4 से रिलेटेड देखिए, क्या है कि ये पोजीशन ऑफ डिपेंडेंट फोर्स, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स F इज इक्वल टू 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर न्यूटन एक्ट ऑन ए स्मॉल बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड डिस्प्लेस इट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5, कैलकुलेट द वर्क डन इन जूल्स। तो यहां पर वेरिएबल फोर्स गिवन है, वर्क डन पता करना है, तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है क्या dx और ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फार्मूला हो गया। ये आगे हम वर्क वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा 11th क्लास में। तो लिमिट यहां पर क्या है 0 to 5, वैल्यू रखिए यहां पर f की वो जो गिवन है 0 to 5, 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। अब हम इसको 1 2 3 टर्म्स हैं, इनको तीनों को जो है अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स लगाएंगे। तो 7 dx 0 to 5 माइनस 0 to 5 2x dx प्लस 0 to 5 3x स्क्वायर dx। अब मेरी समझ में इसके आगे आप आसानी से कर सकते हो, है ना भाई। ये क्या होगा, पहला टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, तो कांस्टेंट है dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 7x हो जाएगा 0 to 5 माइनस ये देखिए 2x है का dx है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 to 5 प्लस ये देखिए क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 0 to 5। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, बस वैल्यू रख दीजिए, हमें वर्क डन 135 जूल मिल जाएगा। मतलब जो लिमिट है उनको यूज करेंगे, तो पहला टर्म हो जाएगा 7 इंटू 5 माइनस 0, है ना, माइनस ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 0 प्लस ये हो जाएगा 5 टू द पावर 3 माइनस 0। सॉल्व करें तो ये 35 हो गया, माइनस 25 हो गया, प्लस कितना हो गया 125। तो इसमें से 25 माइनस हो जाएगा, तो ये रिजल्ट आएगा 135 जूल, है ना। एकदम से सिंपल है। इस तरह से फिजिक्स में कुछ एप्लीकेशन इंटीग्रेशन की आएंगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ ग्राफ्स के बारे में बात कर लेते हैं शॉर्टकट में। देखिए यहाँ पर
डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स भी फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स इन फिजिक्स, है ना। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए इस तरह का फंक्शन गिवन होता है ना। तो यहां पर देखिए y इक्वल टू mx प्लस सी जो है इंटरसेप्ट होता है बाई एक्सिस पे जो कट करता है ये ग्राफ। तो यहां पर देखिए ये पॉजिटिव सी की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव सी है, और ये जो स्लोप है वो m से रिप्रेजेंट होता है, जो कि यहां पर स्लोप भी पॉजिटिव है, m की वैल्यू स्लोप रिप्रेजेंट करती है और वो भी क्या है, पॉजिटिव है। यहां पर देखिए दूसरे ग्राफ में इंटरसेप्ट c तो पॉजिटिव है, लेकिन जब इस तरह का ग्राफ होता है यानी ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा होता है x के साथ में, तो स्लोप जो होता है निगेटिव होता है, m यहां पर क्या है, निगेटिव है। मतलब इसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू माइनस mx प्लस सी। ये देखिए यहां पर स्लोप तो पॉजिटिव है, m पॉजिटिव है, लेकिन c की वैल्यू यहां पर निगेटिव है। यानी ये इक्वेशन, ये जो ग्राफ दिया गया है, ये जो इसकी इक्वेशन लिखे तो आ जाएगा mx माइनस सी। तो इस तरह से ये ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं, मिलते हैं। दूसरा होता है पैराबोलिक ग्राफ। पैराबोलिक ग्राफ के लिए ये इस टाइप की इक्वेशन दी होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स। हमने x को x एक्सिस पे ले रखा है, y को y एक्सिस पे ही ले रखा है, यानी जिसका स्क्वायर होता है इसके अलावा जो दूसरा एक्सिस है, जहां पर हमने y को y एक्सिस पे ले रखा है, तो ये ग्राफ किस तरफ को झुकेगा, इस तरह से पैराबोला हमें मिलेगा ऐसे, है ना। और ये y स्क्वायर है तो ये x की तरफ जाएगा, ये पॉजिटिव है kx और ओरिजिन से पास हो रहा है। यदि मान लिया इस तरह का ग्राफ है, यहां पर माइनस kx है, बाकी सब कुछ तो वही है, तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यदि x स्क्वायर इज इक्वल टू ky है, तो ये देखिए यहां पर x स्क्वायर है तो ग्राफ y एक्सिस की तरफ जाएगा और ओरिजिन से पास होगा। यदि यहां पर x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ky होता तो ये ग्राफ इस तरह से नीचे की तरफ जाता और ओरिजिन से पास होता, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ ग्राफ होते हैं, जैसे कि रेक्टेंगुलर पैराबोला इस टाइप का, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी x प्रोपोर्शनल टू 1/1/y है तो उसका ग्राफ जो है इस तरह से आता है, टच नहीं करता है ये y एक्सिस का। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि इस तरह से ग्राफ आएगा जब इस तरह से x प्रोपोर्शनल टू 1/y, यानी x का जो वेरिएशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है, तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है। अच्छा, साइन फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन है, उसके ग्राफ भी स्टैंडर्ड हैं, y इज इक्वल टू साइन ax है, तो साइन कर्व का ग्राफ इस तरह से ऐसे मिलता है। यहां पर ये क्या है, ये a हो गया, ये π/2 हो गया, ये हो गया पाई, ये पॉइंट हो गया 3π/2 और ये हो गया 2π, ये हो गया y इज इक्वल टू a साइन x। अब y इज इक्वल टू a cos x दिया गया है, तो हमारा ग्राफ इस तरह से मिलता है, क्योंकि x जो है, सॉरी y जो है, y की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब x 0 होगा। cos 0 जो होता है वो 1 होता है, मतलब ये a के इक्वल हो जाएगा। cos 0 जब हमने लिखा तो cos 0 इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या हो गया, a हो गया, ये a हो गया, ये हमारा π/2 हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा पाई हो जाएगा, पाई का मतलब 180 डिग्री, cos 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है, तो नीचे की तरफ ये माइनस का a हो गया ये, और ये 3π/2 हो गया, और ये जो वैल्यू जो है 2π हो गया। तो इस तरह से हमें कुछ ग्राफ्स का पहले से आइडिया होगा कि यदि कोई फंक्शन इस तरह के दिए गए हैं तो उनका ग्राफ कैसा आएगा। या तो हम इनकी वैल्यू लिखें और ग्राफ ड्रॉ करें और उसको समझें, तो बेटर है पहले से ही हमें मालूम हो कि यदि इस तरह का कोई फिजिकल क्वांटिटी दी गई है और उसका वेरिएशन ऐसा है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, पैराबोला आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, या फिर कोई साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन दिए गए हैं तो उनके ग्राफ कैसे आएंगे ये हमें मालूम है पहले से ही। तो
अच्छी बात है। जैसे यहाँ पर क्या है भाई, x की वैल्यू 0 है तो साइन 0 0 होता है, तो y की वैल्यू 0 हो गई, तो ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। जबकि ये साइन वाला कोसाइन वाला जो ग्राफ है वो 0 से नहीं स्टार्ट होकर के, ओरिजिन से स्टार्ट ना होकर के वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा। क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो y की वैल्यू ये हो जाती है। तो इस तरह से हम आसानी से बात को समझ सकते हैं। ये जो आज डिस्कस किया गया है ये फिजिक्स में बहुत जगह यूज होगा इसका, इंटीग्रेशन का, और बिना इंटीग्रेशन को समझे हम फिजिक्स में कई जगह बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। तो मेरी समझ से ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और इस तरह के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। डियर स्टूडेंट,